हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप लोग एक बार फिर से स्टडी विद अंकित यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो जो आज हम लोग पढ़ने वाले हो फिजिक्स का चैप्टर 2 का एमसीक्यूज पढ़ने वाले हैं। जो कि चैप्टर 2 का जितना भी एमसीक्यू होगा सारे के सारे हम एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यदि आप चाहते हैं कि चैप्टर 2 का एमसीक्यू पर पूरी तरह से पकड़ बने तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अच्छा लगेगा वीडियो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पढ़ने वाला है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो बिना देर किए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो कहता है कि स्थिर वैद्युतिकी किसका अध्ययन है। कहता है जो स्थिर वैद्युतिकी है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, वो किसका अध्ययन है। तो हम लोग स्थिर आवेश का अध्ययन यहाँ करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं। कहने का मतलब कि स्टेशनरी चार्ज, जिसमें रुका हुआ चार्ज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट कहता है आवेश का एसआई मात्रक क्या है। कहता है कि व्हाट द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। आवेश का एसआई मात्रक क्या है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि जो आवेश का एसआई मात्रक होता है वो हमारा क्या होता है, कूलम होता है। क्योंकि एम्पियर जो होता है हमारा धारा का होता है, वोल्ट होता है विभव का, और ओम किसका होता है, प्रतिरोध का। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, कूलम, जो कि आवेश का एसआई मात्रक है। फिर नेक्स्ट है दो आवेशों के बीच बल किस नियम से दिया जाता है। कहता है जो दो आवेश Q1 इंटू Q2 के बीच जो हम लोग नियम देते हैं वो मतलब कि किस नियम के अनुसार हम लोग देते हैं। तो कूलम का नियम से देते हैं। किस नियम से, कूलम का नियम से। फिर नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा मात्रा क्या होता है। व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि विद्युत क्षेत्र का ऐसा मात्रा क्या होता है। तो जो विद्युत क्षेत्र का ऐसा मात्रक होता है वो होता है न्यूटन पर कूलम। क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। नेक्स्ट कहता है क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है। कहता है कि जो एक इलेक्ट्रॉन होते हैं उस पर कितने आवेश उपस्थित होते हैं। तो जो हमारा एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम होता है। कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। फिर नेक्स्ट हमारा कहता है कि समान प्रकार के आवेश क्या करते हैं। वैसे आवेश जिसपे एक प्रकार का आवेश होते हैं उसको वो मतलब कि क्या करते हैं। तो या आकर्षित करते हैं या फिर प्रतिकर्षित करते हैं। कहने का मतलब कि आकर्षित करते हैं या फिर वो एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि जो समान प्रकार का आवेश है या तो वो प्लस प्लस हो या फिर वो माइनस माइनस हो। तो जब ये समान प्रकार का आवेश हो तो एक दूसरे को विकर्षित करेंगे, हमेशा क्या करेंगे, रिपेल करेंगे एक दूसरे को। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, विकर्षित करेंगे। नेक्स्ट कहता है कूलम नियतांक का मान क्या है। कूलम नियतांक कहने का मतलब के का वैल्यू यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कूलम कांस्टेंट। तो जो हमारा कूलम नियतांक का मान होता है वो कितना होता है, 9 इंटू 10⁻19 होता है। कितना होता है, 9 इंटू 10⁻9। फिर नेक्स्ट हमारा कहता है विद्युत क्षेत्र की दिशा किस दिशा में होती है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो किस दिशा में होती है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारा डायरेक्शन होता है वो किस दिशा में हो जाता है हमारा। तो ये जो हमारा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड वो ऋण से धन की ओर होता है। कहाँ से कहाँ होता है, ऋण से धन की ओर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ऐसा मात्रा क्या है। व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ऐसे मात्रक होता है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है। क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। और न्यूटन पर कूलम किसका होता है, तो ये हमारा किसका होता है, तो न्यूटन कहने का मतलब कि बल, और कूलम जो होता है आवेश। तो बल वाट आवेश जिसका रहेगा ना उसी का ये हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है गॉस का नियम किससे संबंधित है। जो गॉस का नियम है वो किससे संबंधित है। क्या विद्युत क्षेत्र से संबंधित है या चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है। तो आप लोगों को ये बात जान लेना चाहिए कि जो गॉस का नियम हम लोग पढ़ते हैं वो चैप्टर 1 या 2 में ही हम लोग पढ़ लेते हैं, जहाँ की विद्युत क्षेत्र का सिर्फ वर्णन है। चुंबकीय क्षेत्र का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में कोई वर्णन नहीं है। तो ये तो हमारा होगा नहीं आंसर। तो हमारा आंसर जो होगा क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा राइट हो गया। नेक्स्ट कहता है किस माध्यम में विद्युत क्षेत्र अधिक होता है। कहता है कौन से मीडियम है जिसमें विद्युत क्षेत्र सर्वाधिक होता है या सबसे अधिक होता है। तो विद्युत क्षेत्र जो सबसे अधिक हमारा होता है वो किसमें हो जाता है, तो जो धातु होता है ना उसमें विद्युत क्षेत्र सबसे अधिक उत्पन्न होता है। किसमें होता है, किसी भी मेटल में। मेटल के अनुसार मतलब कोई भी ले ले उसमें हमेशा विद्युत क्षेत्र सर्वाधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कहता है विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या है। और द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है। तो जो एसआई मात्रक होता है हमारा विद्युत विभव को हो जाता है वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट। एम्पियर किसका होता है, तो एम्पियर हमारा धारा का होता है। किसका होता है, धारा का। जूल जो होता है कार्य का होता है, प्रतिरोध ओम का हो जाता है। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, वोल्ट। फिर कहता है 1 वोल्ट बराबर क्या होता है। 1 वोल्ट बराबर
क्या होता है, तो इसमें आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो 1 वोल्ट वाला वैल्यू होता है वो होता है 1 जूल पर कूलम। क्या होता है? 1 जूल पर कूलम। 1 वोल्ट बोले या फिर 1 जूल पर कूलम बोले, बात वही पड़ता है। फिर नेक्स्ट कहता है धारिता का एसआई मात्रक क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस? तो कैपेसिटेंस का जो हमारा एसआई मात्रक हो जाएगा, क्या हो जाएगा? फैराड। कूलम होता है हमारा आवेश का, वोल्ट हो जाता है विभव का, ओम होता है प्रतिरोध का, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? फैराड। नेक्स्ट कहता है संधारित्र किसमें ऊर्जा संचित करता है? जो संधारित्र होता है, जो कैपेसिटर होता है, जो अपना ऊर्जा किसमें स्टोर करता है, अपना एनर्जी किसमें स्टोर करता है? तो जो कैपेसिटर हमारा होता है वो अपना एनर्जी विद्युत क्षेत्र के रूप में करता है संचित। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है संधारित्र की धारिता निर्भर किस पे करती है? क्या प्लेट का क्षेत्रफल पे करते हैं, या प्लेटों की दूरी पे करते हैं, या फिर माध्यम पे करते हैं, या सभी पे करते हैं? तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि सभी पे करते हैं। क्षेत्रफल पे भी डिपेंड करता है, दूरी पे भी करता है, माध्यम कैसा हुआ उस पे भी करता है। इसका मतलब हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। फिर नेक्स्ट कहता है समतल संधारित्र का सूत्र क्या है? जो समतल संधारित्र होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो होता है, उसका सूत्र क्या होता है? तो जो उसका हमारा सूत्र होता है ना, वो हो जाता है सी बराबर ए ई इंटू डी, सॉरी ए ई बट्टे डी हो जाता है। क्या होता है? ए ई बट्टे डी। नेक्स्ट कहता है विद्युत विभव ऊर्जा का सूत्र क्या है? विद्युत विभव ऊर्जा जो है उसका सूत्र क्या होता है? तो जो हमारा विद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का जो हमारा सूत्र होता है वो होता है यू बराबर क्यू इंटू वी। क्या होता है? यू बराबर, यू जो हो गया हमारा ऊर्जा हो गया, और क्यू से क्या हो गया हमारा आवेश भी इसको कह सकते हैं, आवेश इंटू जो हो गया हमारा ये वी से वोल्टेज। नेक्स्ट कहता है डाई इलेक्ट्रिक का काम क्या है? जो हमारा डाई इलेक्ट्रिक होता है उसका कार्य क्या होता है? तो जो हमारा डाई इलेक्ट्रिक होता है ना उसका जो हमारा कार्य होता है, हमेशा आप लोग याद रखिएगा कि जो हमारा डाई इलेक्ट्रिक होता है उसका कार्य होता है हमेशा धारिता को बढ़ाना। क्या होता है? इंक्रीज कैपेसिटेंस इसका कार्य होता है। 20 का था यदि दूरी दुगनी हो जाए तो बल क्या होगा? यदि दूरी दुगनी हो जाए तो बल क्या होगा? इसको आप लोग बारीकी से समझिएगा। जो हमारा बल का सूत्र होता है वो क्या हो जाता है? एफ इज इक्वल टू होता है Q1 इंटू Q2/R² ऐसे होता है। बाकी हम लोग चाहें तो 1/4 पाई लगा सकते हैं, लेकिन वहाँ इसका कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी हम अभी लगा देते हैं 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। ठीक। अब यहाँ से देखिएगा कहता है ना यदि दूरी दुगनी हो जाए, इसको हम लोग यदि दुगनी कर देते ये R² होता है। ठीक। तो सीधे से बात हम लोग यहाँ समझेंगे कि F जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है किसका है? R² का है। तो वही कह रहा है कि R को दुगनी कर दिया, यानी इसको दो हम लोग कर देते हैं। यदि F बराबर R के जगह पर 1/, हम लोग 2 कर देते हैं। ठीक। 2 कर देते हैं, 2 इंटू आर हो गया, फिर हम इसको स्क्वायर कर दे रहे हैं। तो ये जो हमारा F बराबर हो जाएगा ना वो हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर हमारा 4 हो जाएगा, और R²। तो पहले क्या था 1/R² था, अब हो गया 1/4। तो यही कहता है यहाँ कि जो दुगनी को हम लोग जब सॉरी दूरी को हम लोग जब दुगनी करेंगे तो इसमें बल क्या हो जाएगा? तो 1/4 हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं किससे शुरू होती हैं? विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है वो किसी से शुरू होती है? तो जो हमारा विद्युत क्षेत्र रेखाएं वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती है। किससे होती है? पॉजिटिव चार्ज से। 22 कहता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहाँ समाप्त होती है? जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो कहाँ समाप्त होती है? तो आप लोग को पता होना चाहिए कि जो हमारा विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो हमारा खत्म होती है हमेशा ऋण आवेश पर, क्योंकि शुरुआत हमारा किससे हो रहा था? धन आवेश से शुरुआत हो रही थी, तो खत्म जो हमारा होगा वो ऋण आवेश पे ही होगा। फिर कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है? जो विद्युत द्विध्रुव होता है वो क्या होता है? तो जो इलेक्ट्रिक डायपोल हमारा है ना वो है दो विपरीत आवेश है। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है? दो विपरीत आवेश। कहने का मतलब है कि एक यदि हम लोग प्लस रखे तो एक माइनस हो गया, यही विपरीत आवेश हम लोग कह सकते हैं। नेक्स्ट कहता है द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या होता है? जो हमारा डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? ऐसे हम लोग को पता है कि जो डायपोल मोमेंट का सूत्र होता है वो होता है Q×2L होता है। क्या होता है? Q×2L, जहाँ L हमारा क्या है? लेंथ है। L जो हमारा है लेंथ है, यानी कि इसको हम लंबाई भी कह सकते हैं, दूरी भी कह सकते हैं,
आपको जो मर्जी कह लीजिए। तो यही यहाँ देखिए 12 ना देके 12 की जगह पे हम लोग को डी यहाँ पे दिया है, क्योंकि हम लोग जो ये 12 जो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ना, 12 ना लिख के हम लोग डायरेक्ट इसके जगह पे हम लोग डी भी लिख सकते हैं। तो वहाँ यही लिखा है क्यू है और इनटू में यहाँ पे डी है। तो डी किसके जगह पे दिया हुआ है? 12 की जगह पे दिया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर यही राइट हो जाएगा, क्योंकि प्योर क्या हो जाएगा? क्यू इंटू डी। नेक्स्ट कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा होती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो उसका दिशा क्या होता है? तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो दिशा होता है ना, हमेशा बल की दिशा में होता है। किस में होता है? बल की दिशा में। तो ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। 26 कहता है कूलाम का नियम किसके व्युत्क्रमानुपात होता है? कूलाम का जो नियम है हम पहले भी आप लोगों को बताए हैं कि जो कूलाम का नियम होता है वो होता है 1/4 पाई साइन नोट इंटू Q1 Q2/r² होता है। ठीक, तो व्युत्क्रमानुपात इसमें किसको हो रहा है? r² को हो रहा है। व्युत्क्रमानुपात कहने का मतलब है ना कि जो ऐसे नीचे में रहे उसको हम लोग व्युत्क्रमानुपात कहते हैं। अगर यही हमारा r जो है वो ऐसे रहता तो इसको हम लोग समानुपात बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे बट्टे में करके दिया है तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? व्युत्क्रमानुपात बोल रहे हैं। तो वही यहाँ कह रहा है कि कूलाम का नियम किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो वही कूलाम का नियम जो है ना r² का व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट 27 का था यदि दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो बल क्या होगा? अब देखिए क्या कहता है। कहता है ना कि दो आवेशों के बीच की दूरी को आधी कर दी जाए, जो दो आवेश के बीच की दूरी है उसको आधी कर दी जाए तो बल क्या होगा? तो बल बराबर जो हमारा सूत्र होता है वही होता है Q×Q2/r² हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, तो अब कह रहा है दो आवेशों के बीच की दूरी, ये जो दूरी ये r हमारा है ना वो दूरी ही है, इसको अब आधा हम लोग कर देते हैं। यानी कि पहले r² था, f में क्या था? 1/r² था। अब r² के जगह पर हम लोग 1/2 लेंगे। ठीक, तो f इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनली 1/2। ठीक, यहाँ 1/2 का हम अब यहाँ स्क्वायर कर देंगे तो जो हमारा लास्ट आएगा वो आ जाएगा q इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनली 1/4। यहाँ पे r² भी हम लोग चाहे तो लगा सकते हैं। तो अब जो हमारा 4 है यहाँ वो चल जाएगा ऊपर। कहाँ जाएगा हमारा 4? ऊपर चल जाएगा। तो अब हमारा ये हो, ऐसे भी हम लोग इसको लिख सकते हैं कि f इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनली 4/r, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। तो जो हमारा ये जो हमारा बढ़ा ना, पहले तो हमारा क्या था? r² था, यहाँ हम r² ही लिखेंगे। तो पहले हमारा नॉर्मली 1/r² ही था, लेकिन अब जो हमारा हो रहा 4/r² हो जा रहा है। तो हमारा चेंजिंग क्या हुआ कि यहाँ 4 हो गया, जहाँ 1 था वहाँ पे क्या हो गया? 4। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट 28 का था एक समान विद्युत क्षेत्र में आवेश पर लगने वाला बल कितना होता है? एक समान विद्युत क्षेत्र में आवेश पर लगने वाला बल कितना होता है? तो जो हमारा आवेश पे लगने वाला बल होता है ना वो F बराबर Q/E हो जाता है। क्या होता है? Q/A। नेक्स्ट 29 का था गॉस के नियम का सूत्र क्या होता है? जो गॉस का नियम का सूत्र होता है वो हमारा क्या होता है? तो गॉस का नियम का जो सूत्र होता है Q/E0 होता है। क्या होता है? phi = Q/E0। फिर कहता है विद्युत विभव का सूत्र क्या है? तो जो विद्युत विभव का सूत्र होता है वो कार्यवाही आवेश होता है, यानी W/Q। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर है राइट हो जाएगा। कहता है यदि विद्युत क्षेत्र शून्य हो तो विभव क्या होगा? यदि विद्युत क्षेत्र शून्य हो, मान लिया जाए कि यहाँ पे कोई क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है और इसका वैल्यू 0 है, तो मानते हैं कि आवेश ही नहीं, क्योंकि जब भी आवेश होगा, आवेश उत्पन्न होगा तो वहाँ विद्युत क्षेत्र बनाना निश्चित है। तो यदि विद्युत क्षेत्र नहीं हो रहा है तो मान लेंगे कि वहाँ पे आवेश भी कोई नहीं है, और जहाँ पे आवेश नहीं होगा वहाँ विभव भी नहीं होगा। तो विभव हमारा क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। फिर 32 का था दो संधारित्र श्रेणी में जुड़ने पर कुल धारिता घटती या बढ़ती है? कहता दो संधारित्र को यदि श्रेणी क्रम में हम जोड़े तो धारिता घटती है कि बढ़ती है? श्रेणी क्रम कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि एक C1 को ऐड कर दिए, बट्टे में करके ऐड करना होता है, एक C2 को ऐड कर दिए। ठीक, तो ये हमारा हो गया श्रेणी क्रम। क्या हो गया? ये हमारा श्रेणी क्रम हो गया। तो यहाँ बट्टा में ये ऐड हो रहा था, बट्टा में ऐड होने का मतलब है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ पहले का अपेक्षा वैल्यू कमता जाएगा।
तो वही धारिता घटता है, कहने का मतलब। तो संधारित्र को जब हम श्रेणी यानी सीरीज में जोड़ते हैं तो उसकी धारिता घट जाती है। नेक्स्ट आता है दो संधारित्र समांतर में जोड़ने पर कुल धारिता क्या होगी। समांतर में जोड़ने पर मान लीजिए कि एक C1 है और एक C2 है, दोनों को समांतर में जोड़ दे। और समांतर में जोड़े तो मान लीजिए कि यहाँ 2 ऐड है, यहाँ 1 ऐड है, तो 2 और 1 3 हो गया, तो वैल्यू तो बढ़ा ना यहाँ। तो वही कहता है जब हम लोग समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उसका वैल्यू बढ़ जाती है। नेक्स्ट कहता है डाई इलेक्ट्रिक नियतांक का सूत्र क्या है। जो डाई इलेक्ट्रिक नियतांक होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो हमारा डाई इलेक्ट्रिक नियतांक का फॉर्मूला हो जाएगा K इज इक्वल टू सी वाई सी नोट। क्या हो जाएगा, से K इज इक्वल टू सी वाई सी नोट हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। नेक्स्ट कहता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक क्या है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो SI मात्रक हमारा होता है वो क्या हो जाता है, कूलाम इंटू मीटर होता है। क्या होता है, कूलाम मीटर। यानी कि कूलाम किसका SI मात्रक था, तो कूलाम जो हमारा आवेश का था, और मीटर किसका, दूरी का, तो आवेश इंटू दूरी। तो आवेश इंटू दूरी का हम लोग वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यदि Q1 और Q2 Q के बराबर हो, कहने का मतलब कि बल यदि आपस में बराबर हो तब उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो हम लोग को पता होना चाहिए कि जब किसी भी पे बल बराबर हो तो वहाँ हमारा जो फॉर्मूला हो जाता है वो आता है के क्यू स्क्वायर वाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, के इंटू क्यू स्क्वायर बट्टा आर स्क्वायर रहता है। 37 का था एक चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है। किसी चालक है तो इसके अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो हम लोग को पता है कि इसके आसपास विद्युत क्षेत्र बनाता है, किसी भी चालक के आसपास विद्युत क्षेत्र बनाता है। इसके अंदर हमेशा विद्युत क्षेत्र शून्य ही रहेगा, तो शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट 38 में कहता है चालक की सतह पर विद्युत क्षेत्र कितनी क्या होती है। चालक की सतह पर विद्युत क्षेत्र क्या होती है, तो विद्युत क्षेत्र हो जाता है हमेशा क्या होता है, लंबवत होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लंबवत हो जाएगा। संधारित्र में ऊर्जा का सूत्र क्या है। संधारित्र में ऊर्जा मतलब यू, तो यू बराबर होता है हाफ सी वी स्क्वायर होता है। क्या होता है, हाफ सी वी स्क्वायर। सी यहाँ हमारा हो गया कैपेसिटेंस, निर्धारिता वी हो गया वोल्टेज। एक गोल आवेशित चालक के अंदर विभव कितनी होती है। एक गोल आवेशित चालक है, मान लीजिए कि एक गोल आवेशित चालक है, तो इसके अंदर विभव कितनी होगी। क्या अलग अलग होंगे, या समान होगा, या शून्य होगा, या अनंत होगा। तो एक गोला आवेशित चालक के अंदर यदि कोई गोले आवेशित है तो उसके अंदर हमेशा विभव समान होंगे। क्या होंगे, हमेशा जब विभव होगा एक समरूपता से होगा, हर जगह इक्वल होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है किस स्थिति में विद्युत फ्लक्स शून्य होगा। किस स्थिति में विद्युत फ्लक्स शून्य होगा। सबसे फर्स्ट हम लोग जानने का प्रयास करें कि विद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या होता है। तो जो हमारा विद्युत फ्लक्स का सूत्र होता है वो होता है ई ए कॉस थीटा होता है। क्या होता है, ई ए कॉस थीटा। तो अब हम यहाँ देखने का प्रयास ये करें कि किस पे हमारा वैल्यू शून्य आएगा। यदि हम थीटा का मान यहाँ पे 0 डिग्री रखते हैं तो कॉस हमारा 0 हो जाएगा। ठीक, कॉस हमारा 0 हो जाएगा, तो कॉस 0 का वैल्यू 1 हो जाता है, तो ये हो जाएगा इसमें, तो यहाँ शून्य होगा नहीं। फिर यदि हम थीटा का मान 45 रखते हैं, यदि हम 45 रखते हैं तो कॉस 45 का जो हमारा वैल्यू हो जाएगा √1/2 हो जाएगा। ठीक, तो ये भी शून्य नहीं होगा। तो हम अब 90 डिग्री को रख के देखते हैं, तो कॉस जो हमारा 90 होता है, कॉस जो हमारा 90 होता है ना, कॉस 90 बराबर वैल्यू होता है 0। क्या होता है, 0। तो यदि 0 में यहाँ हम लोग cos थीटा के जगह पे हम लोग डायरेक्ट cos थीटा को मिटाकर, cos थीटा को हटाकर यदि हम ये cos थीटा की जगह पर cos 0 कर दें, सॉरी cos 90 डिग्री कर दें, तो cos 90 डिग्री का वैल्यू हो जाता है 0। तो यदि यहाँ हम 0 कर दें तो इसमें भी मल्टीप्लाई ये होगा, यानी कि 0 जिसमें मल्टीप्लाई होगा उसका भी 0 कर देगा। तो हम लोग को लाना क्या था, शून्य यानी 0 ही लाना था। तो हम लोग देखें कि थीटा का वैल्यू यदि 90 डिग्री रखेंगे ना तो विद्युत फ्लक्स हमारा शून्य हो जाएगा। फिर नेक्स्ट कहता है विद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या होता है। विद्युत फ्लक्स का सूत्र जैसा कि आपको हमने बताया अभी कि ई ए कॉस थीटा होता है। विद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या होता है, ई ए कॉस थीटा। तो हमारा ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा 5 बराबर ई ए कॉस थीटा। यहाँ कहता है द्विध्रुव को समान विद्युत क्षेत्र में रखने पर क्या होता है। जब कोई द्विध्रुव है उसको समान विद्युत क्षेत्र में हम लोग रख रहे हैं तो क्या होगा, तो यहाँ बल अनुभव करेगा। वो क्या करेगा, बल अनुभव करेगा। टॉर्क का सूत्र द्विध्रुव में क्या होता है। जो टॉर्क का सूत्र होता है यानी कि द्विध्रुव का जो सूत्र होता है वो क्या होता है। तो हमने पहले ही आपको बताया कि जो टॉर्क यानी कि द्विध्रुव का जो सूत्र होता है
वो हो जाता हमारा ट्यूरा पी साइन थीटा होता है। क्या होता है? पी साइन थीटा। अब यहाँ पूछता है कि यहाँ पे हमारा शून्य कैसे वैल्यू होता है, थीटा का मान कितना रखते हैं? क्या थीटा का मान यहाँ पे हम 90 डिग्री रखते तो हमारा वैल्यू शून्य हो जाता? तो नहीं। यदि हम यहाँ साइन, यहाँ पे है वहाँ कॉस था, यदि साइन हम लोग 90 यहाँ पे रखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। तो यदि हम इसको मिटा के, यदि हम इसको मान लीजिए कि काट देते हैं, यहाँ जीरो सॉरी साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, यदि हम यहाँ 1 रख देते हैं तो पी में 1 से मल्टीप्लाई होता तो ये पी हो जाता। क्या हो जाता? पी हो जाता। लेकिन यही हम अगर लेकिन यहीं अगर हम थीटा का वैल्यू जीरो रख दें, क्या रख दें हम? थीटा का वैल्यू जीरो रख दें तो क्या हो जाएगा? यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा? जीरो। तो साइन जीरो हो जाएगा और साइन जीरो का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाता है? हमारा जीरो। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? यदि पूछता कि टॉर्क में शून्य कब होगा तो थीटा का मान कितना रखना पड़ेगा, तो लोग थीटा का मान वहाँ पे क्या रखेंगे? जीरो। लेकिन फिलहाल जो हमारा एक क्वेश्चन था, जो हमारा क्वेश्चन क्या था कि टॉर्क का सूत्र क्या होता है, तो हम लोगों को पता है कि जो हमारा टॉर्क का सूत्र होता है वो पी साइन थीटा होता है। क्या होता है? पी साइन थीटा। नेक्स्ट कहता है एक संधारित्र में प्लेटों की दूरी बढ़ाने पर क्या होती है? कोई संधारित्र है, उसमें प्लेट के बीच की हम लोग दूरी बढ़ा दें तो उसमें क्या होगा? तो उसका जो सी है ना वो घट जाएगा, मतलब कि कैपेसिटेंस जो उसकी संधारित्र की धारिता है ना वो घट जाएगी। 46 कहता है किसी माध्यम में विद्युत बल्ब कम होता है, किस माध्यम में विद्युत बल्ब कम होता है? तो जो हमारा डाई इलेक्ट्रिक माध्यम होता है ना उसी में हमेशा विद्युत बल्ब कम होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपस में क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र। तो हम लोग को पता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा एक समांतर क्रम में ऐसे चलती है, जो कि एक दूसरे से कभी नहीं कट सकती है, ऐसे कभी नहीं हो सकती है। तो ये हमेशा कभी नहीं कटती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। फिर 48 का था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या है? जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो हम लोग को पता है कि जो विद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है वो होता है बल बटा आवेश होता है। क्या होता है? बल बटा आवेश। तो बल यानी कि एफ हो गया, आवेश मतलब क्यू हो गया, यानी एफ बटा क्यू। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए में ही हमारा क्या? एफ बटे क्यू। यदि क्यू बराबर जीरो हो तो विद्युत बल्ब क्या होगा? यदि कहीं पे आवेश जो है वो शून्य है तो वहाँ पे बल क्या होता है? हम लोग जानते हैं कि जो बल का फॉर्मूला होता है क्यू पे ही डिपेंड करता है, क्योंकि क्यू बाई आर स्क्वायर भी हम लोग बल का फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो जब क्यू ही जीरो हो जाएगा तो ऊपर ही जितना रहेगा सबको ये जीरो बना देगा। और जीरो में किसी भी संख्या से यदि डिवाइड, किसी भी नंबर से कोई भी चीज से डिवाइड करे तो वो जीरो हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है समतल संधारित्र की धारिता बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए हम लोगों को? कोई समतल संधारित्र है और इसका हम लोग कैपेसिटेंस इंक्रीज करना चाहते हैं, उसकी धारिता हम लोग बढ़ाना चाहते हैं, तो हम लोग को कौन सा विधि अपनाना चाहिए, क्या करना चाहिए वहां पे कि हमारा जो धारिता वो बढ़ जाए? तो वहां पे हम कहता है कि क्षेत्रफल बढ़ा देना चाहिए। जब आप क्षेत्रफल वहां पे बढ़ा दोगे ना तो वहां पे उसका धारिता अपने आप ही इंक्रीज कर जाएगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा राइट हो गया। बाकी आज का क्लास कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल पहली बार आए हैं तो। फिर अब मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय जय भारत।